बात कर रहे हो, तो ऐसा लगता है ये जो अभी अभी कहा गया है ना, या अभी अभी जो बात जैसा जो किसी ने कुछ कहा, ये बात पहले भी कभी हुई है। क्या ऐसा भी कभी पहले हुआ है ना? तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है, क्या हम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं लगता ऐसा? ऐसा क्यों लगता है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है हमारे ब्रेन में अलग अलग तरह के एरिया होते हैं। मेमोरी एरिया है, मोटर एरिया है, ठीक है, सेंसरी एरिया है। ऐसे अलग अलग किस्म के एरियाज। और एक होता है डिलीटेड मेमोरी, जिसको हम भूल जाते हैं। वो भी दरअसल कभी डिलीट नहीं होता, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहते हैं ना, मरते समय सब याद आ जाता है, सारी जिंदगी एक कहानी की तरह आंखों के आगे फ्लैश हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि रिसाइकल बिन में भी जो मेमोरी डिलीट हमने कर दी है, वो मेमोरी भी वापस आ जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो ये अलग अलग एरिया जरूर है, लेकिन एक होता है हमारा इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया, जिसका काम होता है डिसीजन लेना, है ना? अब प्रेजेंट से, जो भी इस समय चल रहा है प्रेजेंट, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है हमारे पास, तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, वो ये है, जो डिसीजन लेने वाला एरिया होता है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया, जो अलग अलग किस्म की सेंसेशंस को फील करता है, एसोसिएट करता है। इसी के साथ एसोसिएटेड होती है प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजन लेती है कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब जैसे है ना, किसी ने अगर कोई बात बोली, तो वो दिमाग प्रेजेंट से आपके सेंसरी एरिया में जाती है, कान से, आंख से, जो भी हुआ है। सबसे पहले प्रेजेंट से इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, आप ही बताओ? जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट से आती है ना, वो पहले सेंसरी एरिया में जाती है। सेंसरी एरिया से वो इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट से आ रही है, वो आपके इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया में जाती है। इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो सर ने आपको एक न्यूमेरिकल दिया, तो ये न्यूमेरिकल और इसकी जो डेटा और जो वैल्यू है, वो सेंसरी एरिया से आपके पास गई, है ना? सपोज ये न्यूमेरिकल था जो आपको सर ने दिया, तो उन्होंने न्यूमेरिकल दिया प्लस फॉर्मूला दिया, समझाया आपको? तो सेंसरी एरिया से इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया में इंफॉर्मेशन गई। इसके बाद इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया ने क्या किया, उस इंफॉर्मेशन को, अगर वो काम की थी, तो मेमोरी एरिया में भेज दिया स्टोर करने के लिए। फॉर्मूला, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो है आपने मेमोरी एरिया में स्टोर कर लिया। सर ने जो जोक मारा था, कभी कभी पढ़ाते वक्त सर जोक मारते हैं, तो आपने जोक सुना, हा हा करके हंसा, फिर बोला फालतू की चीज है, उसको आपने याद नहीं रखा, कहाँ भेज दिया आपने उसे? रिसाइकल बिन में, डिलीट कर दिया। हालांकि वो जोक आपको याद रहेगा, लेकिन आपकी प्रेजेंट मेमोरी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे होगा कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारा सिलेक्शन करवा देगा ये जोक, तो वो आपने इधर भेज दिया। पर फॉर्मूला आपने कहाँ भेजा? मेमोरी एरिया में, जहां पर कि वो स्टोर हो गया। तो ये तो मान लीजिए हमने किया था 1 जनवरी को, है ना? प्रेजेंट से इन्फॉर्मेशन आ गई, न्यूमेरिकल प्लस फॉर्मूला सर ने बताया प्रोसेसिंग यूनिट में। अब इसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए नेक्स्ट डे, यानी कि 2 जनवरी को, सर ने एक, अब 2 जनवरी चल रहा है, सर ने आपको एक, ये प्रेजेंट है इस समय, है ना, एक नया न्यूमेरिकल दिया, न्यू न्यूमेरिकल, लेकिन इस बार सर ने आपको उसका फॉर्मूला नहीं दिया। तो ये इंफॉर्मेशन भी देखिए कहाँ गई, सेंसरी एरिया में गई, सेंसरी एरिया से इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया में आई, है ना? तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया ने फॉर्मूला कहाँ से डिराइव करा? फॉर्मूला के लिए इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया ने मेमोरी एरिया को खड़काया, तो मेमोरी एरिया ने, पिछली बार फॉर्मूला रिकॉर्ड हो गया था ना यहाँ, इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया को फॉर्मूला भेज दिया, सेव्ड फॉर्मूला जो पिछली बार सेव हो गया था यहाँ। तो इस बार इंटर सेंसरी एसोसिएशन एरिया के पास सेव्ड फॉर्मूला भी आ गया, तो उसने क्या किया, प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मिलकर, फॉर्मूला इधर से मिला, डेटा इधर से मिला न्यूमेरिकल के लिए, है ना? तो डेटा को प्रोसेस किया कहाँ, प्रोसेसिंग यूनिट में, और आंसर निकाला। और आंसर उसने किसको भेजा? मोटर एरिया को। मोटर एरिया ने वो आंसर लिख दिया पेन से पेपर पे, या आपने रेज योर हैंड कर दिया कि मैं दूंगा आंसर, तो रिजल्ट जो है वो बाहर हो गया, मोटर एरिया ने आपको रिजल्ट दे दिया, है ना? ऐसे ही होता है। तो होता क्या है कि प्रेजेंट से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो आपके इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया में जाती है, वहां पे वो प्रोसेस होती है, और जो उसका रिजल्ट है वो दे दिया जाता है, ठीक। कभी कभी क्या होता है, किसी ने कोई बात बोली, तो जनरली मेमोरी एरिया से आप फॉर्मूला लाते हैं पुराना, है ना? अभी कभी कभी क्या होता है, ये सब है कहाँ, बताओ ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब ब्रेन में हो रहा है ना भाइयों बहनों ये। तो जैसे आपने देखा, बिजली के बहुत सारे तार जब एक साथ चलते हैं, और उनके बीच में इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मटेरियल रबर का, कभी कभी वो रबर गल जाती है, और जब वो रबर गल जाती है ना, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है,
इधर का करंट इधर, इधर का करंट इधर, शॉर्ट सर्किट हो जाता नहीं हो जाता जब रबर गल जाती है। वैसे ही इन सब तारों के बीच में बताओ इंसुलेटिंग मटेरियल में माइलिन शीथ और न्यूरोग्लिया होती है कि नहीं होती है? कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है सर? देखो होता क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन आ रही होती है आपके प्रेजेंट से। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपके प्रेजेंट से आ रही होती है, यानी ये इवेंट पहली बार हुआ है, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो ये सेंसरी एरिया में आती है, और सेंसरी एरिया से फिर जब ये इंफॉर्मेशन निकल के जा रही होती है, कहाँ, इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया में, तो मेमोरी एरिया के तारों के साथ ये वाले तार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मेमोरी एरिया के तारों के साथ ये तार शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए, मैं आपको इधर बना के दिखा रहा हूँ। ये मेमोरी एरिया के वायर्स हैं, ठीक है, और ये देखिए इधर प्रेजेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये प्रेजेंट से आई सेंसरी एरिया से, लेकिन ये ना शॉर्ट सर्किट हो गई और ये इधर चली गई। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है ना, ये आपको प्रेजेंट से तो आती हुई दिख ही रही है, लेकिन साथ में ये इंफॉर्मेशन जो है आपको पास्ट से भी आती हुई दिख रही है, क्योंकि इधर वाला एरिया तो मेमोरी एरिया को रिसीव करता है। तो आपको ऐसा लगता है यार ये कैसा है, ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट से आ रही है पर ये इंफॉर्मेशन हमें पास्ट से भी आती हुई दिख रही है। तो आपके इंटरसेंसरी एसोसिएशन एरिया को ऐसा लगता है कि ये बात पहले भी कभी हुई है क्या? दरअसल ये बात पहले कभी नहीं हुई है, ये पहली बार हो रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हुआ है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेमोरी एरिया से आ रहे तारों में शॉर्ट सर्किट करके उनमें भी करंट भेज देती है, तो पुराने तार, यादों के पुराने तार छिड़ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट से ही नहीं, पास्ट से भी आ रही है, क्योंकि ये रेड वाले तार जो थे ये पास्ट के हैं और ये येलो वाले तार जो थे ये प्रेजेंट के हैं। तो हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये दोनों जगह से आ रही है। तो ऐसा लग रहा है ये बात पहले भी कभी हुई थी। ये बात आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, बेरोजगार लोग नहीं बताएंगे, कोई अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट ही बता सकता है, या जिसने ढंग से पढ़ाई करी हो एमबीबीएस में। आप में से कईयों को लग रहा होगा ये भी पहले कभी हुआ था। है ना? एनीवेज, तो ये नहीं, ये बुराइयां तो मैं करता रहता हूँ यूट्यूबर्स की, ये पहले नहीं हुआ था, ये पहले भी हुआ है, मतलब पहली बार नहीं कर रहा हूँ। तो भाई इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो इवेंट है वो पहले भी हुआ है। अजय कह रहा है लेकिन सर कुछ सेकंड आगे का प्रिडिक्ट कैसे कर लेते हैं? अबे यार, तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में 0 आया है, पिताजी तुम्हारी तरफ रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं तुम्हारा, क्या तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले कुछ सेकंडों में क्या होने वाला है? जूते पड़ने वाले तुम्हारे, और क्या होगा? तो कुछ सेकंड आगे का प्रिडिक्ट करने में कौन सी बड़ी बात है? चलो भाई, तो ये डेजावू जिसको हम बोल देते हैं ना, कुछ भी नहीं होता डेजावू, ये बस शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि इंफॉर्मेशन मेमोरी एरिया से भी आ रही है, जबकि वो एक्चुअली प्रेजेंट एरिया से ही आ रही है। हम्म, चलो भाई, पहले भी कभी ऐसा हुआ है, पहले भी कभी हुआ है, लेकिन तुम पहली बार हुई हो। ये सब फालतू की बात है, वो डेजावू नहीं है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं आज जो हमें पढ़ना है। ये तो आपने पूछा, मैंने कहा था रात को डेजावू के बारे में बताएंगे, तो बता दिया। चलो, कहते हैं ना, देखो भाई आप साइंस के स्टूडेंट हो, मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग मर जाते हैं तो उसके बाद हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बने हुए हैं। इसके बाद कुछ नहीं होता, कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो कोई आत्मा नहीं होती, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो अगर आप किसी को देख के आपको ऐसा लगता है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई जन्म जन्म का रिश्ता लग रहा है, तो सब बकवास बातें हैं। बेवकूफ़ बना रहे हो या तो आप अपने आप को, या आप तो किसी को जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, या आपके मेमोरी एरिया से वो ना शॉर्ट सर्किट हो गए तार, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ? लगता है पहले भी आपको कहीं देखा है, रॉनी की पार्टी में नहीं? अच्छा, बॉबी के बर्थडे पे? अरे कहीं नहीं देखा, तेरे को डेजावू हो रहा है। चलो, ये तेरा मेमोरी एरिया खिसक गया है, तार खिसक गए हैं यहाँ के। तो भैया अब पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है? तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन से पहले ही ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ड्रीम्स कैसे आते हैं? ये आपकी थॉट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड्स की, विच आपके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन पता है सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा थॉट्स है ना, उसका पूरा, ये सब मैं बताने लग जाऊंगा तो यार फिर अपना नीट का सिलेबस रह जाएगा, तो अभी छोड़ दो इसको। ड्रीम क्यों आते हैं, मोस्टली हम ड्रीम्स को भूल क्यों जाते हैं? बहुत कम ड्रीम्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं। देयर आर रीजंस फॉर दैट। नहीं भूलेंगे तो पागल हो जाएंगे। नींद क्यों आती है, फिर नींद खुल क्यों जाती है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड बातें वो कभी अच्छी नहीं लगती, फालतू बातें करवा लो आपसे तो बस ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। यही बताओ सर, पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो। गुरु जी, हरी भरी सब्जी खाने से चश्मा हटाया जा सकता है क्या? हर कोई ये बोलता है, लेकिन मायोपिया तो आईबॉल के स्फेरिकल होने से होता है। लेकिन हरी भरी सब्जी खानी चाहिए, इससे आपको विटामिन ए मिलेगा और नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगी। चश्मा तो क्या हटेगा।
बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होती है? ये डिप्रेशन और मेनिया। डिप्रेशन मतलब जो आपको दुख हो रहा है, मेनिया मतलब जो आप खुशी के मारे पागल हो रहे हो। तो कई लोग रोते रोते हंसने लगते हैं, हंसते हंसते रोने लगते हैं, तो इनको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। सर ये ऐसा होता है ना कि सुबह का बुरा सपना सच होता है, ऐसे मिथ्स क्यों है? अरे श्रद्धा जी, ये मिथ्स है। अब किसी ने अगर सुबह सुबह सपना देखा कि आज उसके पिताजी उसके जूते लगाने वाले हैं, बेल्ट से उसकी पिटाई करने वाले हैं, और दोपहर में उसने कोई कांड कर दिया, तो शाम को पिटाई तो होनी है फिर उसकी। अब इसमें सुबह सपना देखा हो नहीं देखा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुबह का सपना बुरा सच होता है, सब फालतू की बातें हैं। कुछ काले जादू, अब मैं क्या चुड़ैलों और काले जादू के बारे में भी बताना शुरू करूं यहाँ पे? काली चुड़ैल के बारे में भी कुछ बताइए सर। मतलब यही काम रह गया, अपन नीट के लिए पढ़ रहे हैं या फिर इच्छाधारी नागिन भी बताइए सर। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ काली चुड़ैल एंड इच्छाधारी नागिन, एंड वेयर डू वैम्पायर्स फिट इन, व्हाट इज अ विच एंड कैन अ विच डू दिस? तो यही आएगा नीट में। हाँ, चलो भाई पढ़ लें अब। चलो, जिनका दूर और नजदीक दोनों की नजर खराब होती है तब लेंस का क्या होता है? अम्बे, दूर और नजदीक की नजर जब खराब होती है ना, तो इसको प्रिस बायोपिया कहते हैं। ये ओल्ड एज में हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आई बॉल होती है ना, उसका शेप एक्चुअली खराब हो गया है, वो स्फेरिकल नहीं रही है, थोड़ी सी ऐसी हो गई है, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। आपको एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन है वो। तो आपको लेंस आपका ना एकोमोडेट नहीं कर पा रहा, दूर का भी नहीं कर पा रहा और पास का भी नहीं कर पा रहा, दोनों में ही फेल हो रहा है वो। इसलिए ऐसा होता है भाई, कभी मोर कॉन्वेक्स कभी लेस कॉन्वेक्स करना है ना उसको। हमारे सपने कभी कभी सच होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है ना, नहीं मेहनत करोगे तो सच हो जाएंगे, है ना। सिर्फ सपने देखते रहोगे तो सच नहीं होंगे। ठीक है, तो मेहनत भी करनी होती है, सिर्फ सपने देखने से वो सच नहीं हो जाते हैं। सर, घर वालों को ढोंगियों से विश्वास कैसे उठाएं? अरे भैया, पढ़ा लेने दो यहाँ। डॉक्टर बोलते हैं चश्मा लगा के रखो तो ठीक हो जाएगा, नहीं लगा के रखोगे तो नंबर और बढ़ जाएगा। लगा के रखने से ठीक होना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के साथ डेजा वू बहुत ज्यादा होता है तो क्या वो हार्मफुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ध्यान रखो, सब्जियों में कहीं भांग तो नहीं मिलाई जा रही है तुम्हारे। रात हो रहा है सर, इन लोगों को हेलुसिनेशन हो रहा है। अच्छा, मेरा अभी -4 है और मेरा मायोपिया सिर्फ बढ़े जा रहा है, इसे कम कैसे करें? पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा डिस्टेंस अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे रख के रीडिंग करो, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो बाद में ऑपरेट करके सही करा लेना। कुछ लोगों को मायोपिया डाइट से भी ठीक हुआ है, बता नहीं, ऐसे तो कभी ठीक नहीं होता। खाओगे नहीं तो दूसरी और बीमारियां हो जाएंगी। सर, बिना चप्पल के घास पे चलने से चश्मा हट रोज सुबह सोमवार का व्रत करने से भी चश्मा हटता है, मंगलवार का भी कर लो साथ में, और दरगाह पर मत्था टेक के भी आ जाओ तो शायद हट जाए। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे बुलाई बट मैं नहीं गया, क्या सही किया? बिल्कुल सही किया। क्यों भैया, क्यों दोस्त बना रहे हो हम लोगों को? वैसे मैं मिला हूँ सर के से अपने कॉलेज टाइम। सर, जो 7 जन्मों का वादा सच्चा नहीं होता क्या? अरे भैया, मुझे लगता है यहाँ पे ना रात को तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, मैं पढ़ा देता हूँ। सर, जब जब हम किसी चीज को 7 अटेम्प्ट में नीट में सिलेक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन 7 जन्म कभी नहीं हो सकते। नीट में आप कितने भी अटेम्प्ट ले सकते हो। जब हम किसी चीज को गौर से देखकर अचानक से हम अपने हेड को मूव कर देते हैं, तो अचानक सिर्फ हाफ पार्ट में कुछ करंट जैसा फील होता है। मुझे लगता है मैं पागलों की क्लास में आ गया हूँ। हाँ सही बात है, अब कान पड़ते हैं इन लोगों की बातें नहीं सुनी। एमबीबीएस की डिग्री का गलत फायदा उठाया। ये देखो, गांजे की सब्जी खा के आया है योगेश कुमार। और सुनो सर, क्या हाल है? तेरे जैसे इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं, इस मैसेज का। आंसर में तो सर मोटर न्यूरॉन होते हैं एएनएस में। अच्छा, में तो मोटर न्यूरॉन होते हैं, तो रिसेप्टर तो ब्रेन कैसे पिछले क्लास में स्लाइड में तक क्लियर नहीं हो। हाँ, कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स भी जाते हैं उसमें, जो रिसेप्शन लेके जाते हैं विसरल एरिया से, पर वो सेंसरी का पार्ट होते हैं। चलो भैया, तो अब हम पढ़ते हैं। बहुत डाउट हो गए यहाँ, मनोरंजन चल रहा है रात में, कॉमेडी शो। चलो भाई, अब डाउट बंद, पढ़ाई शुरू। लेट नाइट कॉमेडी शो चल रहा था। चलो भाई, पढ़ लेते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं चलते चलते आई के बारे में, कि एकोमोडेशन एडॉप्टेशन क्या होता है। हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया तो मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री ऑफ विजन एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अब ऐसा सिलेबस में नहीं है, पर मैं एक बार बोल देता हूँ। देखो क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन हमको कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में एक दो बात बतानी थी, फिर हम ये स्टार्ट कर देंगे।
जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो एक लास्ट बात सुन लो। आपने देखा होगा कि जब हम एकदम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो 1-2 सेकंड हमको ना दिखाई नहीं देता कुछ, फिर उसके बाद हमको थोड़ा-थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह जब हम अंधेरे से एकदम उजाले में जाते हैं, तो हमारी आँखें चकाचौंध हो जाती हैं, फिर 1-2 सेकंड के बाद हमें दिखाई देना शुरू होता है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि देखो क्या होता है, अंधेरे में देखने के लिए जो पिगमेंट चाहिए ना वो है रोडोप्सिन। याद रखिए, वी आर एबल टू सी इन डार्कनेस ड्यू टू रोडोप्सिन। रोडोप्सिन किसमें होता है? रॉड्स में। तो रॉड्स में रोडोप्सिन ऑफ रॉड्स मेक्स अस सी इन डार्कनेस, इन स्लाइट डार्कनेस। तो थोड़ा अंधेरा होता है ना, बहुत गहरा अंधेरा होगा तो फिर कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन हल्के फुल्के अंधेरे डिम लाइट में हम क्यों देख सकते हैं? ड्यू टू रोडोप्सिन। अब देखिए होता है कैसे, ही आप डिम लाइट से, देखिए रोडोप्सिन है ना, जैसे ही आप डिम लाइट से उजाले में जाते हैं, है ना, आप लाइट में जाते हैं तो रोडोप्सिन ब्लीच हो जाता है। किसमें? रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन और एनर्जी में। और जब तक रोडोप्सिन ब्लीच नहीं होगा ना, तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो अंधेरे में खूब सारा रोडोप्सिन बना हुआ होता है, डार्क में बना हुआ रहता है रोडोप्सिन। ठीक है, तो रोडोप्सिन इज प्रेजेंट इन डार्कनेस। तो जब आप उजाले में आते हैं तो एकदम से आपको क्यों नहीं दिखाई देता पता है? क्योंकि जब तक रोडोप्सिन ब्लीच नहीं होगा तब तक आप देख नहीं पाएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सो जब हम डार्क में होते हैं, इन डार्क रोडोप्सिन इज फॉर्म्ड, और इसी की वजह से हम डार्क में थोड़ा बहुत देख पाते हैं, हल्के फुल्के डार्क में। लेकिन व्हेन वी गो टू लाइट, अचानक से ब्राइट लाइट में, तो रोडोप्सिन इज ब्लीच्ड। ब्लीच्ड, या मैं कह सकता हूं ब्लीच को ब्रोकन डाउन। और ये किसमें ब्रोकन डाउन होता है? ये देखिए, ये रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन और एनर्जी में ब्रेकडाउन होता है और इंपल्स बनती है जिससे हम लाइट में देख सकते हैं। फिर जब हम वापस डार्क में जाते हैं तो हमें एकदम से दिखाई नहीं देता। व्हेन वी गो बैक इन डार्क तो हम एकदम से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमें रोडोप्सिन चाहिए और वो ब्लीच हो गया है। तो नाउ रोडोप्सिन इज रीसिंथेसाइज्ड। तो अब रोडोप्सिन जो है फिर से बनता है। तो इसके बनने में 1-2 सेकंड लगते हैं, तो 1-2 सेकंड के बाद वी कैन सी। समझ में आई बात? तो इसलिए जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो 1-2 सेकंड हमें कुछ नहीं दिखाई देता, फिर थोड़ा-थोड़ा दिखाई देना शुरू होता है। और अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो शुरू में एकदम चकाचौंध हो जाता है, फिर हाँ, फिर दिखने लगता है। समझ में आया? बस सिंपल सी बात है, सारा खेल रोडोप्सिन का है। कोन्स में जो आयोडोप्सिन वगैरह रहता है, तो वो तो काम ही लाइट में करता है, सिर्फ डार्क में करता ही नहीं है। तो कलर्स में डिफरेंशिएशन तो हम सिर्फ लाइट में ही कर सकते हैं। लेकिन डिम लाइट और ब्राइट लाइट में, हम ब्राइट लाइट से डिम लाइट में जाते हैं ना, तो रोडोप्सिन को बनने में थोड़ा सा फॉर्म लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस टाइम लगने की वजह से है ना, हमको इमीडिएटली दिखाई नहीं देता अंधेरे में। तो फिर थोड़ी देर में दिखाई देने लग जाता है। फिर अंधेरे से उजाले में आते हैं तो एक आध सेकंड कुछ क्यों नहीं दिखाई देता है, तेज उजाले में आते हैं क्योंकि रोडोप्सिन ब्लीच हो जाता है। फिर उसके बाद जब तक ब्लीच नहीं होगा तब तक हमें सॉरी नहीं दिखाई देगा, फिर जब वो ब्लीच हो जाता है तो हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? तो डार्क में, डिम लाइट में देखने के लिए रोडोप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रोडोप्सिन हैज टू सी इन डिम लाइट, ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन या ब्रेकडाउन ऑफ रोडोप्सिन आफ्टर ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन, कोन्स कैन वर्क, जिसकी वजह से हम दिन में देख सकते हैं, राइट? तो ये एक बात मुझे बतानी थी। नाउ वी आर डन। चलो, तो आई तो खत्म हो गया है और आई के बारे में और बात नहीं करनी है। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं ईयर। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है ईयर। ईयर के दो मेन फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है हियरिंग और दूसरा होता है बैलेंसिंग। ईयर को अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर, अगर हम ईयर का देखें तो ईयर के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर है, इसमें क्या क्या आता है, मिडिल ईयर में क्या क्या आता है, इंटरनल ईयर में क्या क्या आता है, ये मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या हुआ, बैक स्लाइड में क्या देखना है आपको? यशराज क्या बोल रहे हो? सांप के कान नहीं होते इसलिए वो रेंगते हैं। तो कान होते तो क्या उड़ लेते हैं? वो कानों से उड़ सकता है। हमारे कान होते तो क्या हम उड़ते हैं?
वो अपनी बॉडी से ग्राउंड की सेंसेशन को फील कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे देखिए ईयर के 3 हिस्से होते हैं। ये डायग्राम जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर कौन कौन से हिस्सों को कहा जाता है। ये जो पिन्ना होता है एक्सटर्नल ईयर कहलाता है ये। इसके अलावा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, देखिए यहाँ पे। तो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये दो चीजें ना एक्सटर्नल ईयर कहलाती हैं। पिन्ना का काम क्या होता है? पिन्ना का काम होता है साउंड को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ साउंड। साउंड कलेक्ट करने के लिए पिन्ना होता है ये। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इस साउंड को अंदर ईयर ड्रम तक पहुंचाती है। ईयर ड्रम एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करता है। तो एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। मिडिल ईयर में दोस्तों ये हिस्सा होता है जिसमें 3 बोन्स होती हैं। और इंटरनल ईयर ये पीछे वाला हिस्सा है जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, तीनों हिस्से मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। इसी डायग्राम को एक ज़्यादा अच्छे स्केच में हम यहाँ देख सकते हैं। इसमें भी आपको एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर दिखाई दे रहे हैं। एक्सटर्नल ईयर ये है, देखिए, कान या पिन्ना। तो ये एक्सटर्नल ईयर है। इसके अलावा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये भी एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है। एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करती है ये ईयर ड्रम। फिर यहाँ देखिए आप, ये मिडिल ईयर है जिसमें आपको 3 बोन्स नजर आ रही हैं कैविटी में रखी हुई, ये मिडिल ईयर है। और ये जो अंदर आपको दिख रहा है ये इंटरनल ईयर है। ठीक है, तो 3 हिस्से हो गए यहाँ पर, देखिए, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। ठीक है, तो मिडिल ईयर में ये 3 जो टिम्पैनिक कैविटी होती है मिडिल ईयर में, इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं, मेलिस इनकस स्टेपिस। और इंटरनल ईयर में आपको यहाँ पे 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल है और एक कॉकलिया है। ये इंटरनल ईयर है। तो एक्सटर्नल ईयर में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल ईयर में 2 चीजें आती हैं। एक्सटर्नल ईयर में जो 2 चीजें आती हैं वो इस तरह से हैं, देखिए। ये है पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसको हम एक्सटर्नल, है ना, ये 2 चीजें हो गई। तो पिन्ना का काम क्या होता है? पिन्ना का काम होता है कलेक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड कलेक्ट करने के लिए होता है। और उस साउंड को आगे कहाँ तक पहुंचाना है? सिर्फ मैमल्स में होते हैं ना पिन्ना। ये ट्रांसफर ऑफ साउंड अंदर टू ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम में ट्रांसफर करती है साउंड को। एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से जो सेपरेट करता है ये होती है ईयर ड्रम, जिसको कि हम टिम्पैनम भी कहते हैं। पिन्ना साउंड को कलेक्ट करता है ना, साउंड चारों तरफ से। आपने देखा जैसे आपको कोई बात सुननी है, सुनाई दे, तो आप ऐसे करते हो, हाँ क्या कह रहा है? तो आप अपने पिन्ना के ऊपर एक बड़ा पिन्ना और लगा रहे हो, ये सुनते ना आप। तो ये पिन्ना भी इसीलिए तो होता है साउंड को कलेक्ट करने के लिए। तो पिन्ना से अगर नहीं सुनाई दे रहा तो बड़ा पिन्ना लगा के सुनते हैं। हाँ क्या, ये क्या कर रहे हो? ये साउंड कलेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये पिन्ना का काम वही है, क्या? साउंड को कलेक्ट करना। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का काम होता है उस साउंड को अंदर भेजना। अंदर कहाँ भेजना? ये साउंड यहाँ से कलेक्ट हुआ। अच्छा, हमारे ना पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, पिन्ना का काम साउंड कलेक्ट करना है। लेकिन पिन्ना की जो मसल्स है वो वेस्टिजियल है, हम अपना कान घुमा नहीं सकते। खरगोश घुमा लेते हैं जैसे अपना कान किधर से साउंड आ रहा है उसको सुनने के लिए। तो पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, पिन्ना की मसल्स वेस्टिजियल, अपना कान हिला नहीं सकते हम। तो साउंड कलेक्ट किया, अब 1-2 लोग कहेंगे हम अपना कान हिला सकते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, देखो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये टिम्पैनम है, ईयर ड्रम। एक्सटर्नल ईयर का लास्ट पार्ट है टिम्पैनम। एक्चुअली टिम्पैनम को एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा नहीं कहता, फिर भी कोई पूछ ले तो टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर में आती है, मिडिल ईयर में आती है, तो फिर आप एक्सटर्नल ईयर मानना है इसको, है ना। तो ये है टिम्पैनम। अब टिम्पैनम के अंदर फिर मिडिल ईयर शुरू हो जाता है। मिडिल ईयर में पाई जाती है ईयर ऑसिकल्स। मिडिल ईयर में 2 चीजें हैं। मिडिल ईयर में मिलती है आपको टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी में 2 चीजें हैं। क्या हैं ये 2 चीजें? एक तो है ईयर ऑसिकल्स, मेलियस इनकस और स्टेपीज। 3 होती हैं, स्टेपीज सबसे छोटी होती है इनमें। और दूसरी चीज होती है कनेक्शन विद यूस्टेकियन ट्यूब। मिडिल ईयर ना यूस्टेकियन ट्यूब के साथ भी कनेक्टेड होता है। तो टिम्पैनम का काम क्या होता है? ईयर ड्रम का वाइब्रेशन, वाइब्रेट्स विद साउंड। ये साउंड रिसीव करती है तो ये वाइब्रेट करती है। ईयर ऑसिकल्स का काम क्या होता है? 3 है, मेलियस इनकस और स्टेपीज। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ये मिडिल ईयर है ना, इस मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल्स हैं, इनको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 3 ईयर ऑसिकल्स यहाँ जूम करके देखो।
ये है मेलियस, ये है इनकस और ये है स्टेपीज। तो और यहाँ पे ना ये ईयर ड्रम होता है ऐसे। तो ईयर ड्रम जो होता है जिसको कि हम टिम्पैनम कह रहे हैं, टिम्पैनम किसके कांटेक्ट में होती है? मेलियस के। तो जब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से साउंड आता है और आके ईयर ड्रम यानी कि टिम्पैनम पे टकराता है साउंड, तो जैसे ढोल होता है ना, ढोल ढोल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो एकदम टाइट होती है, एकदम खिंची हुई। तो कुछ मसल्स होती हैं, टेंसर टिम्पेनाई मसल वगैरह, तो वो टिम्पैनम को एकदम टाइट रखती है, एकदम टेंशन में। तो टिम्पैनम ना एकदम टाइट होती है। तो होता क्या है, जैसे ही साउंड आकर टिम्पैनम से टकराता है तो टिम्पैनम ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, क्योंकि वो खिंची हुई होती है एकदम। तो टिम्पैनम का जो वाइब्रेशन है वो ये मेलियस फील कर लेती है, यहाँ पे मेलियस जो है। और ये मेलियस उस वाइब्रेशन को किसको पास करती है? इनकस को। इनकस उस वाइब्रेशन को किसे पास करती है? स्टेपीज को। और स्टेपीज उस वाइब्रेशन को फिर इंटरनल ईयर में भेज देती है। ठीक है, तो मेलियस से इनकस, इनकस से स्टेपीज, जो वाइब्रेशन आ रही है साउंड की, साउंड वेव जो आ रही है उसको एम्पलीफाई करती है ये बोन्स और कंडक्ट करती है आगे, कहाँ? इंटरनल ईयर में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स? तो फंक्शन है एम्पलीफिकेशन एंड कंडक्शन ऑफ साउंड, कंडक्शन ऑफ साउंड टू इंटरनल ईयर। तो ये कनेक्शन विद यूस्टेकियन ट्यूब, इसकी हमको क्या जरूरत है ये भी जान लेते हैं। कभी कभी क्या बहुत जोर का साउंड आता है और इतने जोर का साउंड हमें नहीं चाहिए, है ना। तो जो एक्स्ट्रा साउंड अंदर आ रहा है ना, से बहुत जोर का साउंड आया यहाँ से, तो वो एक्स्ट्रा साउंड ना हम इधर यूस्टेकियन ट्यूब में पास कर देते हैं और उसका थोड़ा सा ही हिस्सा इंटरनल ईयर में भेजते हैं। और बाद में जो इंटरनल ईयर में जाता है हियरिंग के लिए, वो भी तो बाद में यहीं से आके निकल जाता है, वो भी फिर यही निकलता है, बताऊंगा मैं अभी। तो यूस्टेकियन ट्यूब ना प्रेशर बैलेंसिंग का काम करती है। दूसरा क्या रहता है, जैसे हम तो एक्स्ट्रा साउंड कहीं अंदर इंटरनल ईयर को डैमेज ना कर दें, तो वो यूस्टेकियन ट्यूब में निकाल दिया जाता है। और जो साउंड इंटरनल ईयर में जाता है वो भी अपना काम करने के बाद वापस आता है और वो भी यूस्टेकियन ट्यूब में जाके खत्म हो जाता है। एक तो ये काम करती है यूस्टेकियन ट्यूब। दूसरा क्या होता है कि जैसे प्रेशर बैलेंस करती है टिम्पेनम के दोनों तरफ। जैसे मान लो आप पहाड़ से नीचे उतरते हो, आपने देखा होगा, तो अचानक आपके कानों में दर्द होता है। रीजन क्या है कि पहाड़ से जब आप नीचे उतर रहे हो तो एकदम प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। हवाई जहाज में बैठते वक्त भी होता है ऐसा, एयरपोर्ट के प्लेन के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो ये जो आपके टिम्पेनम को बाहर से धक्का लग रहा है ना, तो आपके टिम्पेनम में दर्द हो रहा है। इस वक्त अगर आप पानी पीने का या थूक गटकने का नाटक करो, तो इसमें क्या होता है, अंदर मिडिल ये जो स्टिकिंग ट्यूब कहाँ खुल रही है? जाके फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स से उल्टा प्रेशर ऊपर लगता है, तो जो स्टिकिंग ट्यूब अंदर की तरफ पुश हो रही थी ना, वो वापस अपनी जगह पे बाहर पुश होकर अपनी जगह पे आ जाती है। आप अपना नाक और मुंह बंद कर लो और उसके बाद आप हवा को बाहर फूकने की कोशिश करो, नाक और मुंह से तो निकल नहीं पाएगी, तो वो कान तक जाएगी और स्टीकिंग ट्यूब को बाहर की तरफ धक्का देगी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कान से सांस ले सकते हैं। ऐसे भी नोबेल प्राइज वाले मिल जाएंगे आपको, खुद को नीट का एक्सपर्ट कहने वाले। पर हाँ, प्रेशर बैलेंसिंग में आप हेल्प कर सकते हो, है ना। तो ये जो प्रेशर अंदर से जो उल्टा प्रेशर लगता है, तो ये स्टीकिंग ट्यूब इससे जो है ना, ये अपनी जगह पे रहेगी टिम्पेनम, और ये जो अंदर जा रही थी वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग का काम करती है स्टीकिंग ट्यूब। तो भाई ये जो स्टीकिंग ट्यूब है इसका क्या काम है? प्रेशर बैलेंसिंग। एक तो ये काम है इसका, बैलेंसिंग द प्रेशर। टिम्पैनम के बाहर की तरफ स्किन और अंदर की तरफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है। बाहर की तरफ स्किन होती है, अंदर की तरफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन। तो एक तो प्रेशर बैलेंसिंग अक्रॉस द टिम्पैनम, ये काम है स्टेकियन ट्यूब का। दूसरा, किलिंग एक्सेस साउंड, तो बहुत ज्यादा साउंड है उसको भी गले में हम दबा के खत्म कर देते हैं। अब मेलियस, मेलियस के बाद इनकस, इनकस के बाद स्टेपीज, ये तीन होती हैं मिडिल ईयर में। स्टेपीज जो होती है ना, वो फुट प्लेट की तरह होती है पैर के, एक हथौड़ी की तरह है इसमें, है ना, इनके अलग अलग नाम होते हैं। तो एक ये चीजल की तरह और ये एक वो घोड़े के फुट प्लेट की तरह। तो स्टेपीज पता है कहाँ पे जुड़ी होती है? ये स्टेपीज ना इंटरनल ईयर में जुड़ी हुई होती है। तो स्टेपीज से मामला कहाँ जाता है? स्टेपीज से मामला इंटरनल ईयर में जाता है। फिर इंटरनल ईयर के भी दोस्तों दो पार्ट्स होते हैं। क्या है ये दो पार्ट्स इंटरनल ईयर्स के, ये भी देख लेते हैं। एक होता है कॉक्लियर अपैरेटस और दूसरा होता है वेस्टिबुलर अपैरेटस। जो कॉक्लियर अपैरेटस होता है, ये इसका फंक्शन होता है साउंड वेव से इंपल्स बनाना और हियरिंग में हेल्प करना। कॉक्लियर अपैरेटस में क्या चीज होती है जो आपको हियरिंग करवाती है? तो कॉक्लियर अपैरेटस में याद रखना एक चीज होती है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो इंपल्स जब इस ऑर्गन ऑफ साउंड वेव जब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है वो डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना जरूरी नहीं है अपने को। तो जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ना, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई फिर हियरिंग में हेल्प करता है, वो इंपल्स बनाता है। हियरिंग में कैसे हेल्प करता है? बाय मेकिंग इंपल्स वाया ऑडिटरी नर्व। हमारी जो कॉक्लियर ऑडिटरी नर्व के दो हिस्से होते हैं,
उसे हम वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक तो कॉक्लियर नर्व होती है और एक वेस्टिबुलर नर्व। इधर जो दूसरी चीज है वेस्टिबुलर अपैरेटस, इसमें दो चीजें होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो वेस्टिबुलर अपैरेटस में दो चीजें हैं, क्या है ये दो चीजें? ये है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और दूसरी होती है यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस। तो ये जो है ना 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस एंड सैक्युलस, ये बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल डायनामिक बैलेंसिंग में, यानी चलते समय हम टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रहे हैं कहीं। और ये यूट्रिकुलस और सैक्युलस स्टैटिक बैलेंसिंग में, जब हम खड़े हैं तो भी हम सीधे खड़े हैं या नहीं। और ये सब ना वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू बाहर आती हैं, वेस्टिबुलर नर्व। बाद में क्या होता है, ये जो वेस्टिबुलर नर्व और कॉक्लियर नर्व मिलकर एक नर्व बना लेती है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, जो बाद में ब्रेन के पास पहुंच के फिर अलग हो जाती है। और वेस्टिबुलर नर्व कहाँ चली जाती है? सेरिब्रम के हियरिंग वाले हिस्से में, और कॉक्लियर नर्व सेरिबेलम में चली जाती है, क्योंकि उसका काम है बैलेंसिंग। तो मैंने आपको एक्सटर्नल ईयर दिखाया, मिडिल ईयर दिखाया, इंटरनल ईयर देखिए यहाँ पे। इंटरनल ईयर में ये ऊपर जो हिस्सा है ये है वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिसमें आपको 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलस सैक्युलस दिखेंगे। नीचे वाला हिस्सा कहलाता है कॉक्लियर अपैरेटस, जिसमें रखा होता है कॉक्लिया। ठीक है, तो वेस्टिबुलर अपैरेटस और कॉक्लियर अपैरेटस दो चीजें होती हैं यहाँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं इंटरनल ईयर में किस तरह से वेस्टिबुलर और कॉक्लियर अपैरेटस होते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा आपको इस तरफ दिख रहा है ये वेस्टिबुलर अपैरेटस है। इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स और यूट्रिकुलस और सेक्युलस, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एक्स वाई और जेड एक्सिस में, 3 अलग अलग एक्सिसों में ऐसे रखी हुई होती हैं, और ये पेरीलिम्फ में फ्लोट कर रही होती हैं। इनके अंदर भी एक एंडोलिम्फ भरा होता है। तो ये क्योंकि फ्रीली फ्लोट कर रही हैं, तो हम टेढ़े मेढ़े होते हैं किसी भी एक्सिस में, तो उस तरफ में लिम्फ इंक्रीज हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो वहां पे पाए जाने वाले सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से हमें आइडिया लग जाता है कि इस तरफ प्रेशर ज्यादा है, तो हम इस तरफ टेढ़े हो रहे हैं। तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में। ठीक है, और ये दो यूट्रिकुलस और सेकुलस होते हैं, इनके अंदर भी कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं और इनमें भी फ्लूइड भरा होता है। तो जब हम टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ये भी जो है ना वो, इनसे भी हमको आइडिया लग जाता है। तो ये काम है वेस्टिबुलर अपैरेटस का, यानी बैलेंसिंग का। जबकि दोस्तों इधर ही जो कॉक्लियर अपैरेटस है, ये आप देखो कैसे गोल गोल होकर रखा हुआ है। तो इस कॉक्लिया को अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको कि ये किस तरह की होती है, तो कॉक्लिया असल में ऐसे रखी हुई होती है, देखो, है ना। तो इसको अपन खोल लेते हैं। जैसे नहीं आपने मेले में वो बाजा देखा होगा, बाजा जिसको छोटे बच्चे फूंक मारते हैं तो खुल जाता है फिर बंद हो जाता है, देखा नहीं देखा आपने? ऐसा एक बाजा होता है ना, उसमें फूंक मारते हैं तो वो खुल जाता है, और वापस हवा खींचो तो बंद हो जाता है। वो पी 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 करके बजता है ना वो, वैसे ही तो रखी है कॉकलिया। तो एक काम करते हैं, इस बाजे को ऐसे खोल लेते हैं। इसको खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा बाजा, जब ये बंद था तो ये ऐसा था, है ना। तो कॉकलिया मैं आपको खोल के दिखाता हूं। ये मैंने कॉकलिया खोल ली, और अब मैं कॉकलिया का एक सेक्शन दिखाता हूं आपको, कट सेक्शन यहां से काट के। तो कॉकलिया का एक डायग्राम है जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ये वाला। ये समझ में ही नहीं आता कि क्या है ये, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो ये कॉकलिया जो है ऐसे खोल दिया आपने तो एक बन गई ना कॉकलिया। तो मैं काम करते हैं, इस कॉकलिया को पहले खोलते हैं। कॉकलिया कैसे रखी हुई थी तो आपको पता ही है, और इसमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ होता है वो भी देखेंगे अपन। तो अपन इसको खोल के बनाते हैं इस कॉकलिया को, और इस तरफ से बनाते हैं। तो कॉकलिया में 3 फ्लोर होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, मिडिल फ्लोर, टॉप फ्लोर।
ऐसे होती है कॉकलिया। ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, इसका नाम होता है स्केला वेस्टिबुलाe। बीच वाले का स्केला मीडिया, नीचे वाले का स्केला टिम्पेनाe। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, और ये जो कॉकलिया का ओपनिंग पॉइंट है ना, ये कहलाता है ओवल विंडो, और ये नीचे वाली कहलाती है राउंड विंडो। तो ये है ओवल विंडो, ये नीचे वाली है राउंड विंडो। और राउंड विंडो ना यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब में खुलती है आकर, और यहाँ पर ओवल विंडो पे ये स्टेपीज लगी हुई है। और यहाँ पे ये यूस्टेकियन ट्यूब है। तो ये ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, इसका नाम होता है स्केला वेस्टिबुलाe। बीच वाले का नाम होता है स्केला मीडिया, और नीचे वाले का स्केला टिम्पेनाe। अच्छा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यहाँ रखा होता है, कहाँ पता है? बहुत सारे होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। मैं थोड़े से बना रहा हूँ, ये कई सारे होते हैं। तो ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं ना, यही इन्हीं के नीचे ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ, इसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन, इस वाली को। इसी से नर्व्स अराइज होती हैं। कौन सी नर्व? कॉक्लियर नर्व, जो साउंड की सेंसेशन को लेकर जाएंगी। ठीक है, तो ये कॉक्लियर नर्व होती है। अब इसमें ना स्केला वेस्टिबुलाe में यहाँ ऊपर पेरिलिम्फ भरा हुआ है, स्केला टिम्पेनाई में भी नीचे पेरिलिम्फ भरा हुआ है। अब जब साउंड आता है, तो साउंड यहाँ से आता है अंदर, देखिए ओवल विंडो से, और कॉक्लिया में ट्रेवल करता है और इधर से निकल जाता है, यूं ऐसे जाता है साउंड। और अगर मैं इसका एक सेक्शन ऐसे ले लूं और आपको दिखाऊं कट सेक्शन, तो ये वाला डायग्राम बनेगा। मतलब आपको समझ में नहीं आता ना कि डायग्राम कैसे है, ये असल में इसका एक सेक्शन है कॉक्लिया का। तो इस सेक्शन में आप क्या देख रहे हो? सेक्शन व्यू है ये, है ना, ट्रांसवर्स। ये स्केला वेस्टिबुलाe, ये स्केला मीडिया, ये स्केला टिम्पेनाe। साउंड इधर से आ रहा है, ऐसे घूम के और ऐसे निकल जाता है ना, यहां से ऐसे घूम के यूं। तो ये तो आप समझ गए, ये सेक्शनल व्यू है। इसमें खाली हम ऐसे देखते हैं, ये देखो मिडिल ईयर से स्टेपीज से साउंड आया और ऐसे घूम के यूं निकल गया। ठीक है, तो एक सेक्शनल व्यू, एक्चुअल व्यू ये है। तो इसी कॉक्लिया को खोल के हम और भी डायग्राम्स में देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी आपको दिख रही है। तो अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये एक्सटर्नल ईयर है, ये टिम्पेनम है, ये मिडिल ईयर हो गया, मेलियस इनकस स्टेपीज। स्टेपीज से जो साउंड आया वो ऐसे गया और ऐसे निकल गया। जहां से टर्न होता है उसे हम हेलिकोट्रीमा कहते हैं, जहां से घूमता है ये वापस साउंड। तो ये बीच वाले में, तो बीच वाले लेयर में, बीच वाली मंजिल में तो गया ही नहीं कभी ये साउंड। लेकिन ये अंदर ना, इसमें जो एंडोलिम्फ भरा होता है ना, उसके वाइब्रेशन से, जो फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, उसके वाइब्रेशन से जब वो साउंड यहाँ से नीचे आता है ना, यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ है मिडिल वाले हिस्से में, स्केला मीडिया में। तो ये नीचे जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सॉरी बेसिलर मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन्स है यहाँ पे। ये नीचे वाली कहलाती है बेसिलर मेम्ब्रेन, ये ऊपर वाली कहलाती है रीसनर्स मेम्ब्रेन, और ये जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में ऊपर, ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है कि ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ छोटे छोटे सेल्स होते हैं इसमें। इन सेल्स के ऊपर ऐसे हेयर निकले होते हैं इस तरह से। जैसे ये पेन दिख रहा है तुम्हें, पेन के ऊपर एक निब निकली हुई है यहाँ, और अगर ये पेन ऊपर जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो ये निब से ऐसे ऐसे टकराएगा। निब ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है मेरा यहाँ, तो इससे ऐसे ऐसे टकराएगी, तो इससे इस पेन में करंट आएगा, और यही इंपल्स है। और ये जो हेयर सेल है ना, ये पीछे यहाँ नर्व से जुड़े हुए हैं, देखो यही है वो नर्व जो इस इंपल्स को लेके जाएगी। और वाइब्रेशन किस फ्रीक्वेंसी पे होंगे, किस तरह से ये टकराएगी यहाँ ऊपर जाके हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से, और उससे किस तरह की इंपल्स बनेगी, वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट होती है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ जितना आ सकता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे साउंड आता है,
उसकी वजह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ये पूरा फ्लूइड वाइब्रेट करता है। उसकी वजह से हेयर स्पेस भी ऐसे ऐसे ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इम्पल्स बनती है और वो इम्पल्स कॉक्लियर नर्व से बाहर निकल जाती है। तो ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई दरअसल साउंड वेव्स को इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑर्गन ऑफ कॉटाई क्या है? ये मिडिल स्केला मीडिया में पाए जाते हैं कॉक्लिया के, और यही साउंड पैदा करते हैं। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। एक बात और बता देता हूं मैं, कान पढ़ाना खत्म करने के बाद मैं सोच रहा हूं कि क्लास को मैं छोड़ू नहीं, मैं एंडोक्राइन शुरू करा देता हूं। दिक्कत क्या है? पढ़ना ही तो है हमें, एंडोक्राइन खत्म होगा फिर अगला चैप्टर कर, टाइम वेस्ट क्यों करें? अगर आप चाहते हो कि ईयर खत्म करने के बाद मैं छुट्टी कर दूं तो पोल में यस बोलना, और अगर आप चाहते हो कि मैं एंडोक्राइन, क्योंकि अब कान में ज्यादा कुछ बचा नहीं है बताने का, ट्रू फॉल्स कर लेते हैं या 3 पोल कर लेते हैं। चलो 4 पोल। अभी कान खत्म करने के बाद क्या करना है? एंड्रोकाइन स्टार्ट करें, क्लास एंड कर दें सर, मिनी मैच ले लो सर ऑफ सेंस ऑर्गन्स जो आपने अभी पढ़ाए हैं हमको, या जो आपकी इच्छा हो वो करो। तो देखिए किसकी सरकार बनती है। 26% लोग 29% लोग 28% लोग और 17% लोग। तो कौन सरकार बनाएगा? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करते हैं हम सरकार बनाने के लिए, एंड क्लास। एंड क्लास को कौन सपोर्ट करेगा? एंडोक्राइन ने मना कर दिया सपोर्ट करने से, योर विश ने भी मना कर दिया, और मिनी मैच ने भी मना कर दिया। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एंड क्लास सरकार नहीं बना पाई। तो फिर गवर्नर ने इनवाइट किया दूसरी बड़ी पार्टी को, मिनी मैच वाली को। मिनी मैच वाली पार्टी को सपोर्ट के लिए कम से कम 50% सीटें चाहिए, लेकिन योर विश ने तो निर्दलीय है, इसने तो सपोर्ट कर दिया मिनी मैच को, लेकिन फिर भी ये जादुई आंकड़ा पार नहीं हो रहा है, ये 45% ही है। तो गठबंधन की सरकार, एंडोक्राइन ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मिनी मैच के बाद एंडोक्राइन भी पढ़ाओ। तो मिनी मैच प्लस एंडोक्राइन स्टार्ट, ये हुआ फाइनल डिसीजन। ये तो और बुरा हो गया। तो यहां पर हम अभी और पढ़ने वाले हैं। अच्छा ऐसा, रिपोल करा लो। चलो रिपोल कराते हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, फिर से पोल करते हैं। चलो भाई रिपोल कर लेते हैं। तो दोबारा पोल हुआ, पार्लियामेंट भंग कर दी गई और दोबारा से पोल हुआ, और इस बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई एक बार फिर, एंड क्लास। लेकिन एंड क्लास को चाहिए सपोर्ट। किससे सपोर्ट लिया जाए? एंडोक्राइन स्टार्ट ने सपोर्ट देने से मना कर दिया है, वो विपक्ष में बैठेगी। इन लोगों के पास बस 44% वोट है। योर विश, मेरी विश नहीं है छोड़ने की, इसने भी मना कर दिया। मिनी मैच ने कहा हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्लास एंड करने से पहले आप मिनी मैच ले लो। तो फैसला हुआ है मिनी मैच प्लस एंड क्लास। अब बताओ क्या हम ये करें या नहीं करें? यस मतलब ट्रू, नो मतलब फॉल्स। तो अब आप ट्रू फॉल्स में वोट देके बताओ। ये रहा पोल। और यहां 54%, 51% तो चाहिए ना, सरकार बन गई है इस बार। तो अब हम एक मिनी मैच लेंगे और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज, मिनी मैच का सिलेबस क्या होगा? बोलो किसमें से मैच लेना है, सेंस ऑर्गन्स ओनली या कंप्लीट नर्वस सिस्टम? तीसरा योर विश, जल्दी बताओ। 39, 41। तो योर विश की सरकार बनेगी भाई, क्योंकि योर विश ने इधर सपोर्ट मार दिया। तो चलो भाई, करना होगी तो मुझे करना है।
तो चुपचाप योर विश को वोट दे दिया करो ना यार, क्यों इतना दिमाग खराब करते हो? हाँ सर, आपको जो करना है वही करोगे, फिर ये सब क्यों? जिसको मुख्यमंत्री बनाना है मैं उसी को बनाऊंगा। तो ये सब तो बाकी तो ऐसे ही है। चलो भाई, तो मैच स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज के मैच का टारगेट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमेशा अच्छा होता है, क्या दिक्कत है? चलो, कितनी बॉल्स? 30 बॉल्स, ठीक है, 77 रन्स और 10 विकेट्स इन हैंड। विद्या का सवाल अच्छा है, वो मैं ले लेता हूँ, फिर डाउट्स लूंगा इसके बाद लास्ट में, मैच खत्म करके। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो चक्कर क्यों आते हैं? देखो, विद्या ने एक अच्छा सवाल पूछा है, मैं जवाब दे देता हूँ। हम गोल गोल घूमते हैं तो हमें चक्कर क्यों आते हैं? देखो क्या होता है, एक कच्चा अंडा लो और एक उबला अंडा लो, कैसे पता लगाओगे कौन सा कच्चा है और कौन सा उबला है? उसको ऐसे घुमाओ एक स्मूथ सरफेस पे और रोक दो, तो कच्चा अंडा जो उबला हुआ अंडा तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन कच्चा अंडा फिर भी घूमता रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि उसके अंदर का फ्लूइड घूम रहा है ना? इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ जो एंडोलिम्फ होता है ना, ये सेमी सर्कुलर कैनाल और यूट्रिकुलर सेकुलस के अंदर जब आप गोल गोल घूम रहे होते हो तो आप तो रुक जाते हो, लेकिन लिम्फ अभी भी घूम रहा है। तो इसलिए ब्रेन को ऐसी इंफॉर्मेशन जाती है कि चक्कर आ रहे हैं। कई लोगों को डेजा वो हो रहा है कि ये पहले भी हुआ था क्या। समझ में आया? जो लिम्फ होता है ना कान के अंदर, वो घूम रहा है ना, तो उसकी वजह से हमको हम तो रुक गए, लेकिन अभी भी बॉडी को ऐसा लग रहा है हम गोल गोल घूम रहे। तो चलो भाई, टारगेट है 77 रन, 30 बॉल्स, 10 विकेट्स इन हैंड। क्यों, क्या बोलते हो, मैच स्टार्ट कर दिया जाए? चलो भाई, तो मैच स्टार्ट करते हैं आप। चलो भाई, पहला सवाल, और ये रहा आज का पहला सवाल। आरआरआर बाकी है एनसीईआरटी से, लेकिन अब वो एनसीईआरटी से डिलीट ही कर दिया है, तो आरआरआर करके भी क्या करेंगे? लास्ट में करा दूंगा, पहले मैच हो जाए फिर करा दूंगा, ठीक है? फटाफट पहले मैच खेल लेते हैं। चलो पोल दो, पोल में बताओ। और ये रहा पोल। और ये तो आपको पता ही है कि रूल बुक ये रही। तो पहली गेंद पर यहाँ 2 रन बने, 240। सेल बॉडीज तो ग्रे मैटर में होती है ना। दूसरी गेंद, जहां पे सिर्फ कोन्स होते हैं, येलो स्पॉट के उस एरिया को कहा जहां पे सिर्फ कोन्स होते हैं, उसे कहा जाता है, सिर्फ कोन्स होते हैं, फोबिया। बताया था मैंने, सबसे अच्छी इमेज यही बनती है। पहला विकेट गिर गया और स्कोर हुआ 2-4-1। अगली गेंद, फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, इसको कौन चेंज कर सकता है? बोल दे। ये तो मैंने बताया था, और यहाँ लगता है 4 रन बन जाएंगे, नहीं 3 रन। 5-4-1 हो गया है स्कोर। सिलेरी मसल्स। बेसिक क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ, डीप वाले क्वेश्चन हटा देंगे, नहीं पूछेंगे अगर दे भी दिया, क्योंकि अब आई एज सच सिलेबस में नहीं रह गया है। तो कलर डिटेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यहाँ पे बने 2 रन, 7-4-1। अगली गेंद, अच्छा ये तो हो गया।
बोल दिया जाए। एक रन, स्कोर हो गया है 9 for 1। ये लो अगली बॉल। इसको जाने दो, ये नहीं आएगा क्योंकि इतना डिटेल यार स्ट्रक्चर हमको जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जो आ सकता है खाली वही करेंगे। बैलेंसिंग के लिए क्या काम आते हैं? बैलेंस बनाए रखने के लिए वेस्टिबुलर अपैरेटस बताया तो था, जिसमें होता है यूट्रिकुलर, सेक्युलस और सेमी सर्कुलर कैनाल। अभी अभी तो पढ़ाया। एक रन, स्कोर हुआ 10 for 1। ये लो अगली बॉल। इम्पल्स फॉर हियरिंग कहाँ स्टार्ट होती है? इम्पल्स, दे दें पोल? ये लो। ये भी पढ़ाया था, अभी गिर गया विकेट। 40% से नीचे विकेट है ना, 45। एक और विकेट, 10 for 2। अरे कॉकलिया में स्टार्ट होती है ना, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में। बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हार्ड तो पूछ ही नहीं रहे। चलो ये छोड़ दो। राउंड विंडो में जो मिडिल ईयर में आके खुलती है, वहाँ एग्जॉस्ट होता है ना, वाइब्रेशन बताया था मैंने आपको। पर ये आपके लेवल, अब इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो अगला करो, ये आ सकता है। सेक्शन बी में सिंपल क्वेश्चन आएगा। गलत कौन सा है? ये पड़ गया पहला 6। अब गाना वाना नहीं बजाएंगे, 11 बज रहे, बजने वाले हैं। और स्कोर 16 for 2। अगली गेंद। ये तो आ ही सकता है नीट में क्वेश्चन, इसको गलत मत करना। बोल दे। 4 रन, इसको भी गलत कर दिया। तुम लोग नींद में पढ़ाई कर रहे हो क्या? कुछ लोगों ने ये भी गलत किया। 20 for 2। अगला सवाल। ये भी छोड़ दो, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा इतना हार्ड। इजी क्वेश्चंस पे बात करते हैं। एंडोलिम्फी आएगा उसमें आंसर। जान दो, ऑटोलिथ वगैरह यूट्रिकुलर सर्कुलस में होते हैं, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। हम वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो इजी है। ये बताओ। बोल दे। 4 रन बनेंगे या 6 जाएगा? 4 रन। देखो ये अभी अभी पढ़ा था ना, कान में अगर आप इस टेबल को भी याद करके चले जाओ तो इतना ही काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रन बने।
24 for 2। चलो अगला सवाल। नहीं, ये तो अभी हो गया था, इतना हार्ड हमें नहीं करना है, हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम से क्वेश्चंस लेंगे। ये तो पहले भी करवाया मैंने। बोल दे। चलो ये लो फोन। फिर से 3 रन। स्कोर इज 27 for 2। चलो पोल देते हैं। यहाँ 4 रन, 31 for 2। थोड़ा सा हार्ड है ये क्वेश्चन, लेकिन जो भी पढ़ाया था उसी से है। दे दूं पोल क्या? चलो दे देते हैं। खेल गए। 32 for 2। नहीं नहीं, 31 ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट बताओ कौन सा है इसमें। दे दे पोल। ये लो। इस बार पक्का 6 जाएगा।